तो बच्चों, आज का हमारा लेसन है कक्षा 5 का पर्यावरण का पहला लेसन, रिश्तों की समझ। संजना और सलमा स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं। संजना एक दिन बहुत उदास थी। सलमा ने उससे पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? संजना ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है। सलमा बोली, चिंता मत करो संजना, मध्यांतर में हम साथ बैठकर विस्तार से बात करेंगे। आंटी जल्द ठीक हो जाएगी। मध्यांतर में सलमा, हाँ संजना बताओ, माँ को क्या हुआ? संजना, माँ को कल से तेज़ बुखार आ रहा है। सलमा, डॉक्टर को दिखाया? संजना, हाँ डॉक्टर ने दवाई दी है। दादी जी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही हैं। सलमा, फिर क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं। संजना, हाँ मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है। दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी व उनके बच्चे, हम सब साथ साथ रहते हैं। सलमा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिलकर माँ की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। देखना, वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। मेरे घर केवल मेरी माँ, पिताजी व छोटी बहन हैं। ये देखिए, ये 2 चित्र दिए हुए हैं। इनमें से ये है एकल परिवार और ये है संयुक्त परिवार। एकल परिवार क्या होता है? जिसके अंदर बच्चे और माता पिता रहते हैं, वो एकल परिवार होता है। और जिसके अंदर दादा दादी, ताऊ ताई, छोटे बड़े भाई बहन सब साथ में रहते हैं, तो वो होता है संयुक्त परिवार। तो अब देखिए, निम्नलिखित सारणी को कॉपी में बनाकर संपूर्ण कीजिए। ठीक है, आपके दादाजी का नाम दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, पिताजी, माताजी, चाचा जी, चाची जी, उनके नाम लिखने हैं। आपके साथ रहते हैं या कहीं और स्थान का नाम भी लिखिए। भाई कहाँ कहाँ रहते हैं? आपके साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं, तो स्थान का नाम भी लिखना है। आपने पिछली कक्षा में एकल व संयुक्त परिवार के बारे में समझा है। एकल परिवारों में बच्चों के पालन पोषण के लिए केवल माता पिता ही होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में सभी सहयोग करते हैं। पता कीजिए और लिखिए, आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं। आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं? कई बार क्या होता है, जब अपना परिवार एकल होता है तो अपने पड़ोस में अपने चाचा ताऊ या दूसरे बड़े भाई बहन रहते हैं। नहीं तो अगर अपना संयुक्त परिवार है तो अपने पड़ोसी रहते हैं। इसमें एकल परिवार कितने हैं? अपने आजकल के ज़माने में देखते हैं कि ज़्यादातर एकल परिवार हैं। एकल परिवार का मतलब आपको बता दिया, जिसमें माता पिता और केवल बच्चे रहते हैं, उसको एकल परिवार कहते हैं। जिसमें ताऊ ताई सब एक साथ रहते हैं, छोटे बड़े भाई बहन एक साथ रहते हैं, वो संयुक्त परिवार होता है। उनके घर में कितने कितने सदस्य रहते हैं, उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार का है? ठीक है, कितने सदस्य रहते हैं, काम कौन सा काम कौन करता है, किस किस तरह से बंटवारा किया हुआ है। अपने घर पे भी अलग अलग काम, जैसे घरेलू काम हैं वो स्त्रियां करती हैं, खेत का काम पापा या ताऊ चाचा आदि करते हैं। इसी तरह से सभी कामों का बंटवारा होता है। इसमें संयुक्त परिवार कितने हैं? जो आपके पड़ोस में रहते हैं उनमें संयुक्त परिवार कितने हैं, मतलब कि कौन कौन इकट्ठे रहते हैं। भाई चाचा ताऊ सब भाई बहन इकट्ठे रहते हैं। तो आजकल के ज़माने में बहुत कम परिवार हैं जो संयुक्त रहते हैं। उनमें कितने कितने सदस्य रहते हैं, उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार का है। भाई एकल परिवार हैं या संयुक्त परिवार हैं? संयुक्त परिवार हैं तो संयुक्त परिवार में कितने सदस्य हैं, उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार का है।
संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल कौन कौन करता। भाई अब तो संजना का परिवार संयुक्त परिवार है, अगर एकल परिवार होता तो उनकी देखभाल कौन कौन करता। केवल पापा करते हुए, उसका कोई भाई बहन होता तो वो करता। परिवार का वंश वृक्ष, संजना अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया। ठीक है, ये देखो अंधाराम परदादाजी, मोतीलाल दादाजी, जगदीश पिताजी, संजना स्वयं। इधर देखिए दापूबाई, पड़नानी जी, कमला नानी जी, रीतू माताजी, संजना स्वयं। तो इस तरह से ये परिवार का वंश वृक्ष हुआ। अब आप भी अपने परिवार के माता पिता व माता दोनों और के सदस्यों की सहायता से वंश वृक्ष बनाइए। इसी तरह से आपको भी वंश वृक्ष बनाना है, दोनों तरफ से, मतलब ननिहाल की तरफ से और अपने पापा दादा परदादा यहाँ की तरफ से। सलमा घर आकर पिताजी से पूछती है कि हमारे दादा दादी चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं। पिताजी, अपना परिवार इतना दूर शहर में क्यों आ गया? क्या हम अपने गांव में रहकर साथ साथ कार्य नहीं कर सकते? सोचिए और बताइए, सलमा के पिताजी ने उसे क्या उत्तर दिया होगा? क्या उत्तर दिया होगा? आजकल परिवार के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, घरेलू समस्याएं। तो इसी कारण से कि इनमें से कोई भी एक समस्या के कारण वो दूर आ गए होंगे या एकल रहने का फैसला उन्होंने किया होगा। तो इसी तरह का उत्तर सलमा के पिताजी ने दिया होगा। आजकल व्यवसाय की तलाश या उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। शहरों में अधिकतर छोटे मकान होते हैं जिससे कम लोग रह सकते हैं, इसलिए संयुक्त परिवार बंटकर एकल परिवार बनने लगे हैं। संयुक्त परिवार बंटने के और भी कई कारण हैं, जैसे परिवार की सदस्य संख्या, आदतें, सदस्यों के व्यवहार, आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमता, त्यौहार मनाने के तरीके आदि में निरंतर बदलाव। तो ये क्या हैं? ये सब तरीके हैं, कारण हैं अलग रहने के, एकल परिवार बनने के। चर्चा कीजिए और बताइए एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण हैं। ऊपर कारण दिए गए हैं, इनमें से कईयों का व्यवहार आपस में मेल नहीं खाता है, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, आर्थिक स्थितियां भी होती हैं, कोई ज़्यादा खर्च करता है, कोई कम खर्च करता है। तो इस तरह से कई कारण होते हैं एकल परिवार बनने के। संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार में क्या अंतर है? संयुक्त परिवार आपने देखा जिसके अंदर हमारे सभी परिवार के सदस्य जैसे ताऊ ताई, दादा दादी, चाचा चाची सब एक साथ रहते हैं, वो होता है संयुक्त परिवार। और एकल परिवार जिसके अंदर बच्चे और माता पिता रहते हैं, वो होता है एकल परिवार। समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीक़ों में क्या क्या बदलाव आए हैं? समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीक़ों में क्या क्या बदलाव आए हैं? आप देखते हैं कि प्राचीन समय के अंदर जब त्यौहार मनाए जाते थे तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे और लोगों के अंदर उत्साह भी रहता था, उमंग रहती थी त्यौहार मनाने की। लेकिन आजकल नहीं ही तो किसी के पास इतना समय है कि त्यौहार मनाए जाएं, और न ही आपसी सामंजस्य है। पहले लोगों में प्रेम के साथ त्यौहार मनाते थे, कई त्यौहार तो कई दिनों तक चलते थे। एक त्यौहार भी एक मेले की तरह, मेले का रूप ले लेता था। लेकिन आजकल के समय की नज़ाकत और परिस्थितियों को देखते हुए त्योहारों के अंदर बदलाव आए हैं। अपने
कॉपी में सारणी बनाकर लिखिए कि आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ कब कब जाते हैं, जैसे आवश्यक कार्य होने पर, त्यौहार या कभी नहीं आदि। रिश्तेदारी जैसे नाना नानी जी के पास कब जाते हैं, क्या आप इनके साथ रहते हैं, कब कब जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दादा दादी, अगर आपका संयुक्त परिवार है तो दादा दादी आपके पास ही रहते होंगे। अगर एकल परिवार है तो आप दादा दादी के पास कब जाते हैं, इनके साथ रहते हैं। और चाचा चाची, बुआ जी फूफा जी के पास, मौसा जी मौसी जी के पास। ठीक है, तो ये आपने सारणी बनानी है अपने हिसाब से कि क्या आप इनके साथ रहते हैं या फिर कब कब इनके पास जाते हैं छुट्टियों में इत्यादि। गोद लेना, अब आगे पढ़ते हैं। गोद लेना। एक बार बरसात के दिनों में संजना और सलमा विद्यालय से पिकनिक मनाने दूर बगीचे में गए। बगीचे में अन्य साथियों के साथ खेलकूद व खाने पीने का आनंद लिया। बगीचे में बैठकर खाना खाते हुए कक्षा के ही मोहन ने योगी से पूछा, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो। योगी, यह मेरी छोटी बहन है। मोहन, यह पहले तो कभी तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दी, अचानक कहाँ से आ गई। योगी, यह हमारे घर में नई आई है। इसे मेरे माताजी व पिताजी ने गोद लिया है। जैसे मैं माता पिता का लड़का हूँ, वैसे ही यह मेरे माता पिता की लड़की है। इस तरह ये मेरी बहन है। यह मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे साथ साथ घूमती है और मेरी नकल करती है। ठीक है, तो बच्चे को गोद लेते हैं, जैसे किसी और का बच्चा हुआ तो उसको गोद ले लेते हैं। तो इस तरह से ये योगी की बहन जो कि गोद ली थी उसके बारे में बताया है। किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। उस पर अपना हक हो जाता है। जैसे कोई भी किसी का बच्चा गोद लेता है तो वही उसके कानूनी रूप से वही उसके माता पिता हो जाते हैं। सोचिए और बताइए, यदि आप एकल परिवार में रह रहे हैं और आपकी माँ 2-3 दिन के लिए बाहर जाती है, तब आप कैसा महसूस करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सवाल है कि 2-3 दिन के लिए जब आपकी मम्मी बाहर जाती है तब आप कैसा महसूस करते हैं। कईयों के लिए तो खाना बनाना, जैसे लड़कियां हैं तो वो उनको खाना बनाना पड़ता है, लड़के हैं उनको भी घर का काम करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से कुल मिलाकर के उनको अच्छा महसूस नहीं होता होगा। जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते उनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा संचालित विद्यालय, आश्रम, छात्रावास के बारे में शिक्षक से चर्चा कीजिए। देखिए, कुछ ऐसे विद्यालय बने होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते, तो सरकार की तरफ से आश्रम बने होते हैं, उसके अंदर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। कई विद्यालय होते हैं, आवासीय विद्यालय होते हैं, उसके अंदर विद्यार्थी रुक भी सकते हैं और उनका अध्ययन भी नियमित रूप से चलता है। कई छात्रावास ऐसे हैं जिनमें उन बच्चों को रखा जाता है जिनके माता पिता नहीं होते, उनकी देखभाल की जाती है, खाना पीना सब सरकार की जिम्मेदारी होती है और उनकी शिक्षा भी सरकार द्वारा ही संचालित होती है। कौन किसके जैसा। संजना और उसकी बहन पिंकी अपनी माँ के साथ मामा की शादी में गई। वहाँ उसकी मौसी जी भी आई। उसकी गोद में एक छोटी सी बिटिया थी। माँ देखो ये कितनी सुंदर है, अरे देखो देखो इसकी नाक तो नानी जैसी है, आंखें इसके चाचा जी जैसी हैं, गोरा रंग दादाजी जैसा है और इसके भाई के चेहरे का रंग तो हल्का सांवला है। अपने कोई भी छोटे से बच्चे को देखते हैं तो उसकी तुलना किसी बड़े बच्चे के साथ, बड़े लोगों के साथ, बच्चे के साथ या बड़ों के साथ करते हैं। पता कीजिए व लिखिए आपके
कौन कौन से शारीरिक लक्षण आपके परिवार के किस सदस्य से मिलते हैं, अपनी कॉपी में लिखिए। लक्षण है चेहरा किससे मिलता है, मम्मी से मिलता है, पापा से मिलता है, दादी से मिलता है, दादा से मिलता है, किससे मिलता है। आंखें किससे मिलती हैं, नाक किससे मिलता है, बाल किससे मिलते हैं, कान किससे मिलता है, रंग किससे मिलता है। ठीक है। संजना ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी कक्षा में अंजलि बाएं हाथ से लिखती है लेकिन उसकी लिखावट बहुत सुंदर है, इसके लिए उसे इनाम भी दिया गया। मैंने उससे पूछा कि तुम दाएं हाथ से क्यों नहीं लिखती हो, हम सब तो दाएं हाथ से लिखते हैं। उसने कहा, मैं सभी कार्य बाएं हाथ से ही करती हूँ। मैंने दाएं हाथ से लिखने का प्रयास नहीं किया पर लिखने का प्रयास किया पर मैं लिख नहीं पाती हूँ। पता कीजिए व लिखिए आपकी कौन कौन सी आदतें आपके किस परिवार के किस सदस्य से मिलती हैं, अपनी कॉपी में लिखिए। बात करना, जैसे कई लोग बहुत बातूनी होते हैं। ठीक है, बात करने का एक अलग अंदाज होता है, किससे मिलता है, दादा से, दादी से, मम्मी से, पापा से। चलना किस तरह से चलते हैं, चाल किसके जैसी है, उठना बैठना, उठने बैठने के तौर तरीके किस जैसे हैं, दादा दादी जैसे हैं, नाना नानी जैसे हैं या किस जैसे हैं। बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। इन लक्षणों को आनुवांशिक वंशानुगत लक्षण कहते हैं। यह वंशानुगमन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। बच्चों के कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से प्राप्त होते हैं जो वंशानुगत नहीं होते हैं। वंशानुगत लक्षण कौन से होते हैं? जो परिवार के किसी भी सदस्य से अपने ग्रहण करते हैं, जेनेटिक आनुवांशिक लक्षण होते हैं। और जो पर्यावरण से मिलते हैं, अपने देख करके सीखते हैं, वो वंशानुगत नहीं होते हैं। आओ जाने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए, इसलिए उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे। इस कार्य हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना का चित्र है, ये जो आप देख रहे हैं ये रहा। ठीक है, और ऊपर देखिए, ये ग्रेग जॉन मेंडल का चित्र है। ठीक है, आप इन दोनों को ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए, पिंकी ने यह तो समझा कि अपने माता पिता या घर के अन्य सदस्यों जैसे होते हैं, लेकिन यह भी जानना चाहती थी कि यह गुण जानवरों में भी होते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आपका माइंड कोई एक्टिविटी करता है तो आपके दिमाग के अंदर प्रश्न जरूर आएंगे और आने चाहिए। कोई भी अगर बात सोचते हैं तो आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन जरूर घूमने चाहिए कि ये है तो ऐसे कैसे होता है, क्या जानवरों में भी ये चीज़ें होती हैं। आप भी अपने प्रश्न लिख सकते हैं और अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। चर्चा कीजिए और बताइए, गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती है? कैसे पहचानती है बताइए, चर्चा कीजिए। ठीक है, कोई दूसरे बछड़े को वो पास नहीं आने देती, लेकिन अपने बछड़े को आते ही वो तुरंत पहचान जाती है, उसको चाटने लगती है। अपनी माँ भीड़ में आपको कैसे पहचानती है? ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन माँ क्या है, अपने बच्चे को बहुत सारी भीड़ में भी पहचान लेती है। वास्तव में प्रत्येक जीव में उसके माता पिता या पूर्वजों के गुण होते हैं, लेकिन वे कुछ गुणों में भिन्न भी होते हैं।
यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी कुछ कुछ गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हमने सीखा अलग अलग कारणों से परिवार एकल या संयुक्त होते हैं। एकल या संयुक्त परिवार में सदस्यों की भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। कुछ लोग गोद लेकर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने इस पाठ के दौरान सीखी। तो आओ जाना समझा, अब बताइए जो अपने जान लिया समझ लिया, तो अब अपने देखते हैं कि अपने कितना जाना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? वंशानुगत या आनुवंशिक। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं तो उनको वंशानुगत आनुवंशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं दो वैज्ञानिकों के नाम बताइए। अब देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को गुणों जाना आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, आनुवंशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं दो वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो ये दो वैज्ञानिक हैं, ये देख लीजिए आप कौन कौन से। ग्रेग जॉन मेंडल और डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आनुवंशिकता के क्षेत्र के अंदर काम किया है। तो अब आप देख लीजिए, वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, इन सभी से। तो इन सभी से प्राप्त होते हैं। आपके माताजी की बहन के साथ आपका क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? तो वो आपके क्या लगेगी? मौसी लगेगी। आपकी माताजी की बहन आपकी क्या लगेगी? मौसी। मौसी भांजी का रिश्ता है भाई। संयुक्त परिवार व एकल परिवार के अंदर क्या अंतर होता है? संयुक्त परिवार के अंदर परिवार के सभी सदस्य जैसे माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, और एकल परिवार में बच्चे तथा माता पिता ही रहते हैं। ये इसके अंदर अंतर है। तो ये अपना लेसन पूरा हो गया। लास्ट के अंदर एक सुविचार भी लिखा हुआ है, रिश्ते हैं अनमोल, समझो इनका मोल।